गुड आफ्टरनून ऑल द स्टूडेंट्स। आज ऋषि सर जो हैं वो एब्सेंट हैं, तबीयत उनकी ख़राब है तो इसलिए वो आज आए नहीं हैं। आज जो आपकी क्लास है वो साइंस की क्लास चलेगी 1 बजे से लेकर 2 बजे तक, और कल जो टाइम है ऋषि सर का क्लास का उसी टाइम पे सर क्लास लेंगे आपकी 1 बजे से ऋषि सर आपकी क्लास लेंगे आके। और साइंस में कल जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था आपका मिट्टी में, है ना, कृषि पद्धतियाँ चल रही थी जो आपकी बुआई के लिए मिट्टी की तैयारी, ये हो गया था आपका। और लास्ट जो हेडिंग इसमें चल रही थी वो थी आपकी सिंचाई। तो सिंचाई किसे कहते हैं? आपका सिंचाई जो है, सिंचाई के द्वारा मिट्टी को आर्द्रता प्रदान होती है। और सिंचाई की कब जाती है? सिंचाई की जाती है पहले आपकी भूमि की जुताई की जाएगी। जुताई के बाद जो खेत है या हमारी भूमि है उस भूमि को बोया जाएगा, और बोने के कुछ समय के अंतराल या कुछ समय या कुछ महीनों के बाद उस खेत या उस भूमि की क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। तो सिंचाई की आपकी 2 पद्धतियाँ होती हैं, एक आपकी कृत्रिम पद्धति के द्वारा सिंचाई होती है और एक आपकी प्राकृतिक रूप से सिंचाई होती है। मीन्स सिंचाई से तात्पर्य सीधा ये होता है कि भूमि को पानी की मात्रा उपलब्ध कराना। सीधा सीधा ये जो आपकी भूमि में नमी है, या कहते जो आपकी भूमि सूखी हुई है उस सूखी हुई भूमि को आर्द्रता प्रदान करना। और वो आर्द्रता कब मिलेगी? जब भूमि को पानी मिलेगा या वाटर का एब्जॉर्प्शन भूमि के अंदर होगा। वाटर का एब्जॉर्प्शन कब होगा? जब भूमि को सिंचाई की जाएगी। सिंचाई की आपकी 2 विधियां होती हैं बेसिकली आपकी, ठीक है, प्राकृतिक रूप से सिंचाई होती है और एक आपकी कृत्रिम रूप से सिंचाई होती है। प्राकृतिक रूप से जो सिंचाई है वो वर्षा के द्वारा प्राकृतिक रूप से खेतों की सिंचाई अपने ही आप हो जाती है। इसके अलावा जो कृत्रिम रूप से जो सिंचाई के साधन होते हैं, जो कृत्रिम रूप होगा उनका, जिसके द्वारा या जिनके द्वारा सिंचाई की जाती है भूमि की, वो आपकी नदी, तालाब, नहर आदि के द्वारा की जाती है। और जो आपकी सिंचाई के लिए जो उपकरण यूज किए जाते हैं वो आपके होते हैं, पहला है आपका, जैसे कृत्रिम उपकरण होते हैं, जैसे आपका पहला रेन गन होता है जो सिंचाई के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उपकरण है। रेन गन क्या होता है कि रेन गन के द्वारा जो खेतों की सिंचाई होती है वो बूंद बूंद करके पानी उनके द्वारा फुब्बारों के रूप में गिरता है। ठीक है, ये जो आपकी विधि है या कहते हैं ये जो आपका उपकरण है उसके द्वारा बूंद बूंद और फव्वारा तकनीक के बाद रेन गन का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा जो है 20 से लेकर 60 मीटर तक की दूरी पर प्राकृतिक बरसात की तरह सिंचाई की जाती है। मतलब आपकी रेन गन जो है आपका एक पॉइंट लगा होता है, इस तरीके से आपका पॉइंट होगा और वो सर्कुलेट होगा, इस तरीके से वो आपका घूमेगा और जो आपकी पानी की बौछ है वो इस तरीके से पूरे क्या करेगी, या पूरे खेत में नहीं, जो उनकी डिस्टेंस होती है वो 20 से लेकर 60 मीटर की दूरी तक वो फुब्बारे की तरह पूरे भूमि को क्या करती है, वो सींचती है। ठीक है, इसके द्वारा होता क्या, इसका जो लाभ है वो क्या लाभ होता है कि ये कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई कर भूमि की सिंचाई कर देता है। इसमें पानी की जो है वो खपत कम होती है, क्योंकि इसमें पानी की बर्बादी भी नहीं होती, क्योंकि ये आपकी रेन गन है, एक आपका बीच पॉइंट पर लगा देते हैं और 10-20 से लेके 60 मीटर तक की दूरी पर ये फव्वारे की तरह क्या होती है, ये बूंदें आपकी, या कहते हैं ये बूंदें, या कहते हैं ये पानी, ये क्या होता है, गिरता है जाके। इसी विधि को हम क्या कहते हैं, आपका रेन गन कहते हैं। इसी में आपकी दूसरी जो विधि आती है वो आपकी होती है सोलर पंप के द्वारा। सोलर पंप के द्वारा जो सिंचाई होती है ये आपकी दूसरी विधि, दूसरी कृत्रिम विधि है जिसके द्वारा क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं।
सोलर पंप जो है वो सिंचाई की बिल्कुल नई विधि है। सोलर से आप समझ चुके ही होंगे कि आपका एक इसमें सौर ऊर्जा प्लेट होगी या कहते हैं एक सोलर पैनल होगा, और वो सोलर पैनल से एक आपकी मोटर जुड़ी हुई होगी, और उस मोटर वो जो मोटर है वो पानी को ज़मीन से खींचने का कार्य करेगी। ये जो है आपका पूरा ये सोलर पंप का सिस्टम होता है। इसमें होता क्या है, सोलर पंप से सिंचाई की ये जो है वो नई विधि है, जिसमें ना तो बिजली की ज़रूरत होती है ना ही किसी इंजन की ज़रूरत होती है। बस इसमें एक आपकी मोटर फिट होती है, इस पैनल में एक मोटर फिट होती है जिसको चलाने के लिए सोलर पैनल आप समझते हैं इस तरीके से बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं जिनको हम सोलर पैनल कहते हैं। ठीक है, सोलर पैनल जो है वो लगे हुए होते हैं, जो सूर्य होता है, सूर्य की किरणों को एब्जॉर्ब करके ऊर्जा में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है, और इनसे जो लगी हुई आपकी मोटर है वो क्या हो जाती है, वो चलने लगती है, और जो पानी है वो क्या होता है, वो बाहर निकलने लगता है, जिससे जो आपकी भूमि है वो पूरी भूमि क्या हो जाती है, वो सिंच जाती है, या उस भूमि की क्या हो जाती है, सिंचाई हो जाती है। इसी विधि को हम क्या कहते हैं, आपकी क्या कहते हैं, इस उपकरण को हम क्या कहते हैं, इस उपकरण को हम क्या कहते हैं, सोलर पंप कहते हैं। ओके, बस यही एक टॉपिक रह गया था आपका मृदा एवं फसलों से रिलेटेड। अब जो दूसरा है आपका टॉपिक आएगा इसमें, वो आएगा कीटनाशक। कीटनाशक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड। ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं जो कीटनाशक है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। ओके, तो कीटनाशक होते क्या हैं आपके, जिन रासायनिक पदार्थों का प्रयोग या जिन रासायनिक या जैविक पदार्थों का प्रयोग कीट को मारने के लिए किया जाता है, या कीट को मारने के लिए या कीट को भगाने के लिए किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, कीटनाशक कहते हैं। जैसे डिस्टिन आदि जो है वो क्या हैं, कीटनाशी होते हैं, जिसके द्वारा कीट को मारा जाता है या कीट को उस स्थान से या उस खेत से क्या है वो भगाया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, कीटनाशक। एक सिंगल सी लाइन है, बहुत ही सरल लाइन है, आप बहुत ही अच्छे से उसको याद कर सकते हैं कीटनाशक को, कि कीटनाशक क्या है, जिन रासायनिक या जैविक पदार्थों का प्रयोग कीट को भगाने में किया जाता है, कीटनाशक कहलाते हैं। ठीक है, तो कीटनाशक का जो प्रयोग है वो कहाँ कहाँ किया जाता है। अगर हम इसके प्रयोग की बात करें कीटनाशक की, तो कीटनाशक का प्रयोग जो है वो जैसे एक आपका, क्योंकि खेत को बर्बाद करने में चूहा जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। चूहे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा खेत को या खेत में लगी फसल को क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं। ठीक है, तो कीटनाशक क्या है, जो कीटनाशक में आपका जो प्रयोग किया जाता है कीटनाशक का, वो सबसे पहले किया जाता है चूहानाशी में। चूहानाशी क्या है, वे रासायनिक पदार्थ जिनके द्वारा चूहों को मारने या भगाने में किया जाता है, वे पदार्थ जिनको चूहों को मारने या भगाने में किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, चूहानाशी कहलाते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं, जो आपका कीटनाशक है जिसके द्वारा चूहों को भगाया या मारा जाता है, वो है आपका जिंक फास्फाइड, और आपका होता है वारफेरिन। ठीक है, जिंक फास्फाइड और वारफेरिन जो है आपका कीटनाशक है या चूहानाशी है, इनके द्वारा जो खेत में लगे चूहे या खेत में जिस खेत में चूहे आपके होते हैं, वो जिंक फास्फाइड या वारफेरिन के द्वारा उनको या फिर मार दिया जाता है या फिर उनको भगा दिया जाता है। दूसरा है आपका गैमेक्सिन। दूसरा जो आपका कीटनाशक है वो आपका है गैमेक्सिन।
दूसरा जो है आपको क्या होता है गैमेक्सिन। तो गैमेक्सिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा तीव्रतम कीटनाशक होता है। तीव्रतम हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं या फिर हम इसको तीक्ष्ण कीटनाशक भी हम इसको गैमेक्सिन को कह सकते हैं। इसका जो कलर होता है गैमेक्सिन का, ये श्वेत चूर्ण के रूप में होता है। श्वेत चूर्ण से मतलब कि जैसे आप लोगों ने चूना देखा होगा, जैसे चूना होता है वैसे ही आपका गैमेक्सिन का कलर होता है। इसीलिए जो इसका कलर है गैमेक्सिन का वो कैसा होता है, श्वेत चूर्ण होता है। ठीक है, इसकी जो आधा प्रतिशत इसमें जो आपका गैमेक्सिन में है वो आधा प्रतिशत जल और मिट्टी के तेल में घुलकर बहुतायत से ये सब प्रकार के कीड़े मकोड़े को नष्ट करने के लिए ये क्या किए जाते हैं, ये प्रयुक्त किए जाते हैं। इनके द्वारा जो खेत में लगे हुए मच्छर है, करकट है, पॉस है, कंपोस्ट है आदि कीड़ों को गैमेक्सिन के द्वारा जो मारा जाता है। और गैमेक्सिन का ही आजकल सबसे ज़्यादा उपयोग हो रहा है क्योंकि ये सस्ती भी मिलती है मार्केट में। तो गैमेक्सिन को जो खेतों के किनारे जो खरपतवार लगी होती है, कंपोस्ट होती है, कूड़ा होते हैं, मच्छर आदि होते हैं, वो गैमेक्सिन के द्वारा ही आपके वो भगा दिए जाते हैं। गैमेक्सिन भी आपका एक क्या है, कीटनाशक है जिसको कीटों को मारने या भगाने में इसका उपयोग किया जाता है। ओके, इसके बाद इसमें जो आप आता है आपका सबसे लास्ट टॉपिक, वो है आपका मृदा अपरदन। मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन क्या है, मृदा की ऊपरी परत का हटना। सिंगल लाइन डेफिनेशन है आपकी, मृदा की ऊपरी परत का हटना मृदा का कटाव या मृदा का अपरदन कहलाता है। मृदा की ऊपरी परत का हटना मृदा का कटाव या मृदा का अपरदन कहलाता है। ये जो प्रक्रिया है मृदा अपरदन की होती कब, घटित कब होती है, तो मृदा अपरदन की जो क्रिया है या कहते हैं मृदा अपरदन क्रिया में जो मृदा की ऊपरी सतह होती है, मृदा अपरदन क्रिया में जो मृदा की सबसे ऊपरी जो आपकी परत होती है उसमें उपस्थित चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी आदि की हानि हो जाती है। जो मृदा की आपकी ऊपरी परत होती है आपकी, ठीक है, जब मृदा का अपरदन होता है, मृदा का अपरदन से मतलब आप समझ चुके हुए हो कि मृदा का ऊपरी परत का जो ये जो आपकी ऊपरी लेयर है, अपर लेयर, तो मृदा की ऊपरी लेयर का हटना क्या कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। और इसी ऊपरी परत में आपकी दो तरीके की मिट्टी या कहते हैं जो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही आपकी हल्की जो मिट्टी होती है वो इसी परत में ऊपरी परत के क्या है वो पाई जाती है, जिसमें आपकी चिकनी मिट्टी होती है और दोमट मिट्टी होती है। चिकनी मिट्टी होती है और कौन सी मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी होती है। जब मृदा अपरदन की प्रक्रिया होती है तो उस प्रक्रिया के दौरान जो मृदा की ऊपरी परत में उपस्थित चिकनी मिट्टी तथा दोमट मिट्टी की हानि हो जाती है और जो मृदा में बचा हुआ शेष पदार्थ है या कहते हैं शेष अपशिष्ट है क्या रह जाते हैं, कंकड़ और बजरी या रेत उसमें रह जाती है, जिससे ये जो मृदा अपरदन की क्रिया है वो आपकी हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार जो आपकी मृदा है या कहते हैं जो आपका खेत है जिसमें मृदा अपरदन हुआ है वो आपका कैसा हो जाता है, बंजर हो जाता है। उसमें कोई भी फसल अच्छे से उगाई नहीं जा सकती क्योंकि जो फसलें उगती हैं या फसलों का जो उत्पादन बहुत अच्छा होता है वो इसी कारण होता है कि जो मृदा की ऊपरी सतह है जो चिकनी मिट्टी या दोमट मिट्टी से बनी होती है वही उपजाऊ होती है और उन्हीं मृदा में या उसी मृदा में बहुत सारे पोषक तत्व कार्बनिक जो है वो पाए जाते हैं इन्हीं ऊपर की जो है लेयर में। ठीक है, अब इसके जो कारण होते हैं मृदा अपरदन के, वो मृदा अपरदन के कारण कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो कारण है वो होता है आपकी अत्यधिक चराई। जो आपका कारण है
मृदा अपरदन का, उसमें है सबसे पहला पॉइंट जो है वो है अत्यधिक चराई। अत्यधिक चराई से तात्पर्य यह है कि गांवों में लोग मवेशियों को पालते हैं। मवेशी से मतलब जंतु, जीव जंतु, ये बकरी, भैंस, गाय आदि को क्या होते हैं वो पालते हैं तो उनको चराने के लिए खेतों में ले जाते हैं। जब उनको वो चराने के लिए खेतों में ले जाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा चरती हैं। अब ऐसा था नहीं कि थोड़ा खाएंगी, बकरी है, जानवर होते हैं, तो वो अत्यधिक चरते हैं, चरते हैं। चरने से क्या होता है, जो किनारे या खेत में जो वनस्पति या जो पौधे लगे हुए हैं वो उनको वो क्या कर लेते हैं, बिल्कुल नीचे से जो मिट्टी का जो स्तर होता है उस स्तर से क्या है उसको खा डालते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो खा डालते हैं। तो होता क्या है, जब वो खा डालते हैं और तेज़ हवाएं चलने लगे या तेज़ पानी बरसने लगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो मृदा की ऊपरी परत है उनमें जो उपस्थित चिकनी मिट्टी या दोमट मिट्टी है वो पानी के बहाव से वो क्या हो जाती, कटाव से नीचे बह जाती है या फिर हवा से वो ऊपर क्या होती है, वो उड़ जाती है, जिसके कारण जो आपकी मिट्टी है, जो मृदा है, वो क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है, जिससे मृदा अपरदन हो जाता है। सेकेंड जो कारण है मृदा अपरदन होने का वो होता है वनों की कटाई। वनों की कटाई भी एक मृदा अपरदन का कारण है। हम देख रहे हैं कि आज जो दुनिया है वो बहुत ही ज़्यादा दिन पर दिन क्या हो रही है, डेवलप हो रही है, और डेवलप होने के साथ साथ बहुत सारे घरों का निर्माण हो रहा है, इमारतें बन रही हैं, सड़क बन रही हैं, कारखाने लग रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारे देश के या हमारे विश्व के जो वन हैं या जंगल हैं उनको क्या हो रहा है, वो काटा जा रहा है। जब वो काटे जा रहे हैं, वन काटे जाएंगे, सीधी सी बात, जब वन काट दिए जाएंगे और उन पे आपका औद्योगिक सिटी या औद्योगिक क्षेत्र वो बन जाएगा तो जो उनमें उपस्थित जो मिट्टी है, मृदा है, वो क्या होगी, क्योंकि पानी बरसात होगी या वो हवा होगी, उसके द्वारा जो ऊपर मिट्टी की जो ऊपरी सतह है वो क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी या बरसात के पानी में वो बह जाएगी, जिससे कि वो जो जगह है आपकी वहाँ क्या हो जाएगा, मृदा का अपरदन हो जाएगा। एक ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव कारण है मृदा अपरदन होने का। ठीक है, और तीसरा जो कारण है इस मृदा अपरदन होने का वो है मानव। वो क्या है, वो कौन सा है, वो है मानव कैसे है, प्राकृतिक क्रियाओं की अपेक्षा मानव द्वारा मृदा अपरदन तीव्र गति से हो रहा है। प्राकृतिक जो आपदाएं उनके द्वारा तो बहुत कम। प्राकृतिक आपदाएं क्या हैं, हवा चलना, बरसात होना इत्यादि, वनों में प्राकृतिक रूप से जो आग लगना, ये सब होते हैं आपके प्राकृतिक कारण। तो प्राकृतिक कारण के द्वारा मृदा का अपरदन तो वो आपका बहुत कम होता ही है, बट सबसे ज़्यादा जो हानि है या कहते हैं सबसे ज़्यादा जो मृदा का अपरदन हो रहा है वो हो रहा है आपके मानव के द्वारा, मतलब कि हम लोगों के द्वारा। तो हम लोगों के द्वारा कैसे हो रहा है, मतलब बात वही हो जाएगी, क्योंकि मानव अपनी सुविधा के लिए, है ना, अपनी सुविधा के लिए अपना एक एटमॉस्फेयर या एक एनवायरनमेंट क्या करता है, वो तैयार करता है। भाई मानव पशु भी पालते हैं, जब पशु पालेंगे तो उनको क्या करेंगे, चराएंगे। चराने से क्या, वो खेत में ले जाएंगे, खेत में ले जाने से क्या, जो हमने ऊपर आपको डिस्कस किया था अत्यधिक चराई, उसके कारण क्या हो जाएगा, मृदा का अपरदन हो जाएगा। मानव है, अब मानव रहेंगे कहाँ पे, घर पे रहेंगे, चलेंगे कहाँ पे, सड़क पे चलेंगे, काम कहाँ करेंगे, कारखानों में करेंगे। तो ये सब क्या है, मानव ही है, मानव के द्वारा ही सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर क्या हो रहा है, मृदा का अपरदन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि सड़कों का निर्माण हो रहा है, औद्योगिक क्षेत्र लग रहे हैं और घरों का भी निर्माण हो रहा है, जिसके द्वारा जो मोस्टली जो आपका इफेक्टिव रीज़न है या इफेक्टिव कारण है मृदा अपरदन का, वो क्या है, मानव है। तो यहाँ पे हमने मृदा अपरदन के 3 कारणों को स्पष्ट रूप से बताया है, है ना। एक अत्यधिक चराई, सेकेंड है आपकी वनों की कटाई, और तीसरा है मानव। ये सारे के सारे आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, एग्ज़ाम में पूछने वाले पॉइंट हैं अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया है या जितना भी बताया है। और
वो सारा की सारा इंटरेस्टेड भी है और आपके एग्ज़ाम में आने वाला भी है। तो प्लीज़ इसको मत छोड़ना, आपके लिए ही वो बेनिफिशियल होगा आगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो बेनिफिशियल ही होगा। ओके, अब इसके बाद जो टॉपिक आएगा, नेक्स्ट टॉपिक जो है इसको क्योंकि मृदा को अपरदन तो हो ही रहा है लगातार, अब मृदा अपरदन को हम रोकेंगे कैसे। मृदा का अपरदन हमने बता दिया क्या होता है, किससे होता है, कौन कौन से कारण हैं जिनके द्वारा मृदा का अपरदन हो रहा है। अब इस मृदा अपरदन को रोकने के हमारे पास क्या क्या उपाय हैं। तो इसके लिए सबसे पहला जो उपाय है वो है आपका अभियांत्रिकी उपाय, मतलब कि मैकेनिकल मेथड से भी हम मृदा का अपरदन रोक सकते हैं। तो मैकेनिकल जो मेथड्स है इसके द्वारा हम कैसे रोकेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है मैकेनिकल आपके मेथड में कि भूमि को समतल बनाकर जल के वेग को कम किया जा सकता है। मतलब जब भूमि जो है वो समतल होगी, समान होगी, ऊपर नीचे नहीं होगी, जो इसके द्वारा जो मृदा का अपरदन है वो कम किया जाएगा। कैसे कम किया जा सकता है, क्योंकि जब भूमि आपकी समतल होगी, जब भूमि आपकी समतल होगी तो जो पानी है, पानी का जो बहाव है वो आपका क्या होगा, वो सीधे निकल जाएगा, जिससे मृदा का अपरदन या मृदा जो ऊपरी जो मृदा की लेयर है वो उसकी कम हानि होगी। या जो हवाएं भी चलेंगी वो क्या है, वो भी आपके इसके जो कण है वो कम ले जा पाएगी। ठीक है, एयर हो गया, ये आपका वाटर हो गया, जिससे कि मृदा का अपरदन कम होगा। सेकेंड जो आपका मैकेनिकल मेथड है वो आपका ये है, छोटे बांध बनाकर जल को रोका जा सकता है। अब मान लो जैसे ये आपका समतल हमने बना दिया, अब समतल बनाने के बाद भी इस भूमि में मृदा का अपरदन हो रहा है। अब हम करेंगे क्या कि इस भूमि में कि जब जहाँ पे हमारी भूमि ख़त्म हो रही है वहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक छोटा सा बांध बना देंगे, मतलब इसका ब्लॉकेज कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, जिससे कि जो अब वाटर होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, वो भूमि एब्जॉर्ब कर लेगी और जो इसमें बचे हुए पार्टिकल्स हैं आपके भूमि की ऊपरी लेयर के, वो क्या होंगे, यहाँ पे क्या होंगे वो बैठ जाएंगे, जिससे कि मृदा का अपरदन नहीं होगा, वो उसको रोका जा सकता है। ठीक है, दूसरा जो उपाय है जिससे हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं वो है आपका सरल वैज्ञानिक उपाय, एग्रोनॉमिक मेथड्स होते हैं, एग्रोनॉमिक मेजर्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं कि आपके खेत जो होते हैं वो आपके चौकोर होते हैं, इस तरीके से होते हैं। सॉरी, यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि यहाँ पीछे चले जा रहे हैं। खेत जो होंगे वो आपके इस तरीके के होंगे। ठीक है, तो जो आपका एग्रोनॉमिक मेजर है, एग्रोनॉमिक मेजर के द्वारा हम मृदा अपरदन को कैसे रोकेंगे। मृदा अपरदन को हम कैसे रोकेंगे, तो हम इसके चारों तरफ क्या होंगे, एक मेड़ बना देंगे। क्या बना देंगे, मेड़ बना देंगे। जब इसमें हम एक मेड़ बना देंगे तो मेड़ बनाने से जो इसमें वाटर हम भरेंगे या कहते हैं जब सिंचाई के लिए पानी को भरेंगे, तो जो जब मेड़ बने होगी तो वाटर वो बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, मेड़ जो है, मेड़ आपकी जो खेत की जो आपकी एक सतह है उस सतह से थोड़ी ऊपर कुछ इंच, 4 इंच या 6 इंच या 5 इंच की हम क्या करेंगे, मेड़ को बना देंगे, जिससे ये है कि मृदा का अपरदन नहीं हो पाएगा। सेकेंड है आपका अधिक पशुचारण पर रोक लगाई जाए। सेकेंड ये है कि कम से कम पशुचारण किया जाए, कम से कम पशु जो है वो खेतों में या वनों में जाकर कम से कम वो चरें, जिससे कि आपके मृदा का अपरदन ना हो पाए। ठीक है, तीसरा जो उपाय है वो है आपका वन की संबंधी उपाय, फॉरेस्ट्री मेजर्स होते हैं आपके। फॉरेस्ट्री मेजर्स के द्वारा हम मृदा अपरदन को कैसे रोकेंगे। नंबर 1 पॉइंट इसमें ये है कि मृदा की उर्वरकता बनाए हेतु फसलों को बदलकर बोया जाए। इसमें यही है कि मृदा की जो उर्वरकता है उसको बनाए रखने के लिए फसलों को जो है वो अल्टरनेट वे में बोया जाए। प्रीवियस क्लास में बताया था आपका फसल चक्र के बारे में, तो उस फसल चक्र के हिसाब से फसलों को जब भूमि में या खेत में बोया जाएगा, उससे जो मृदा अपरदन है वो बहुत ही कम होगा।
सेकेंड पॉइंट है मृदा के पीएच की जांच के बाद उपयुक्त फसल को बोया जाए। जैसे फसल चक्र बता ही दिया है, तो फसल चक्र जब आपका फसल चक्र के अनुसार जब आप भूमि में कोई भी फसल को बोएंगे उससे पहले हम फसल का क्या कराएं, पीएच की जांच कराएं। पीएच के आधार पर ही हम फसलों को अपने भूमि में बोएं, जिससे जो है मृदा का अपरदन जो है वो कम होगा। ओके, तो ये जो है आपका पूरा लेसन है वो आज कंप्लीट होता है, जिसका नाम था मृदा तथा फसलें। अगर इससे रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। इसके अलावा पीडीएफ जो है, आज पीडीएफ कोई कारण बस हम बना नहीं पाए हैं या हम वो पीडीएफ ला नहीं पाए, तो आपको जो पीडीएफ है कल के बाद की जो पीडीएफ है वो आपको मतलब कि सैटरडे को मिलेगी। आज नहीं है, आज तो नहीं मिलेगी, लेकिन आप जो पीडीएफ वो आपको सैटरडे को मिलेगी। सैटरडे को जो ये पढ़ा दिया है इसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी आपको लिंक पे। और इसके अलावा जो अभी नेक्स्ट चैप्टर जो आपका स्टार्ट होगा उस चैप्टर की भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका जीवों की संरचना। जीवों की संरचना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर आप कमेंट करें। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है इस लेसन से कि जीवों की संरचना, जीव होते क्या हैं, जीव होते क्या हैं, ठीक है। सबसे पहला तो हम डिस्कस करते हैं। जीवों की संरचना जो है आपका लेसन है, अध्याय 5 है, ठीक है। 2 जो अध्याय हैं आपकी वो हमने अभी उनको रोक के रखा है, क्योंकि फिजिक्स से आपके 2 टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए हैं। क्योंकि हम ये सोच रहे हैं पता चले कब तक क्या रहे क्या ना रहे, इसलिए पहले 2 लेसन जो हैं वो आपके अच्छे से करा दें। 2 आपके फिजिक्स से रिलेटेड हो चुके हैं, 2 जो है आपका बायोलॉजीज हो जाएंगे, 2 जो है लास्ट के फिर केमिस्ट्री। उसके बाद जो बचे हुए लेसन हैं उनको कंटिन्यू हम कराएंगे। तो इसीलिए जो आपको लेसन है वो पढ़ाएंगे वो है आपका जीवों की संरचना। तो जीवों की संरचना क्या है आपका, हम एक लाइन में हम ये कह सकते हैं जिसके अंदर जीवन है, जिसके अंदर जीवन है हम उसको क्या कहते हैं, जीव कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, जिसके अंदर जीवन है हम उसको जीव कह सकते हैं। अब जीवन किस में है आप जानते ही हैं, इतना तो आप समझदार हो ही गए हैं, बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं कि जीव किसके से अंदर है। बेसिकली अगर हम बायोलॉजी की ब्रांच में जाके देखें तो उसको 2 ही भागों में उसको क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। एक आपके जंतु और दूसरी है आपकी वनस्पति। जंतुओं में भी जीवन होता है और वनस्पतियों में भी जीवन होता है। तो ये जो है आपके जीवों की संरचना के अभिन्न अंग हैं। ये कहते हैं यही आपके क्या हैं, बायोलॉजिकल साइंस में इनको क्या माना गया है, जीव माना गया है। अब जंतु क्या है, अब तो जब आपको कहते हैं जंतु, तो जंतु में भी आपके लोअर होते हैं, हायर होते हैं। ऐसी वनस्पतियों में भी आपके लोअर होते हैं और हायर होते हैं, ठीक है। तो हमें इनकी डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो सिलेबस होगा, जो है सिलेबस वो बहुत छोटा है, बहुत ही सरल है। हमें इतना अंदर नहीं जाना है कि आपको कुछ समझ में ना आए। तो सबसे पहले अगर जीवों की संरचना की बात करें तो जीवों का जो संगठन है, जो जीवों की शुरुआत होती है, जो जीवों का जीवन स्टार्ट होता है वो कैसे होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें एक टॉपिक आता है जीवों की संरचना में, जिसको हम क्या कहते हैं, कोशिका। क्योंकि कोई भी जीव है, कोई भी जीव हो, चाहे वो जंतुओं में हो चाहे वो वनस्पतियों में हो, वो किससे मिलकर बनेगा, कोशिका से मिलकर बनेगा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। वो किससे मिलके बनेगा, कोशिका से मिलके बनेगा। कोशिका आपकी एक कोशिकीय जीव होगा या फिर आपके बहुकोशिकीय जीव होगा, ठीक। तो कोशिका क्या है, कोशिका की डेफिनेशन आई थिंक आप सभी को आती होगी कि कोशिका बहुत 9th क्लास से
पढ़ते चले जा रहे हैं कोशिका क्या है। तो क्या है कोशिका? शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। अगर इंग्लिश में अगर हम इस बात करें कोशिका की तो सेल इज अ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो कोशिका जो है वो शरीर की क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई होती है। ठीक है, और कोशिका जो शब्द है वो शब्द किससे लिया गया? एक जो आपका वर्ड हुआ सेलुला, कोशिका जो शब्द की उत्पत्ति हुई है वो सेलुला शब्द से हुई है। ये सेलुला जो शब्द है ये आपका लैटिन वर्ड है। सेलुला शब्द जो है वो आपका लैटिन वर्ड है। कोशिका क्या है? शरीर की क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से हुई है। अब बात आती है कोशिका में तीसरे पॉइंट की कि कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज सन 1665 ईस्वी में। ठीक है, अब रॉबर्ट हुक ने क्या देखा जिसे कोशिका कहा? रॉबर्ट हुक ने एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे रॉबर्ट हुक, तो उन्होंने देखा कि कॉर्क, जो आपकी कॉर्क है लकड़ी की कॉर्क में, उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते के समान, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटे छोटे कोष्ठक या छोटी छोटी कोठरियाँ देखी, जिनको रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया? कोशिका नाम दिया। ठीक है, कोशिका नाम दिया। फिर अगर हम बात करते हैं, ये इतना आपका हो चुका है, फिर इसमें एक आपका टॉपिक आता है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, जो कोशिका सिद्धांत है वो दो आपके साइंटिस्ट हुए, स्लाइडेन तथा श्वान। स्लाइडेन तथा स्वान ने सन 1938-1939 में कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार स्लाइडेन और स्वान है, स्लाइडेन और स्वान के अनुसार जो कोशिका है वो क्या है, कोशिका सिद्धांत है वो क्या है कि कोशिका प्रत्येक जीवधारी की क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई होती है। सेकेंड, उन्होंने ये कहा कि किसी भी अंग की उपयोगिता कोशिका पर निर्भर करती है, कि शरीर में जो अंग होते हैं उनकी जो उपयोगिता है वो भी किस पर निर्भर करती है? कोशिका पर निर्भर करती है। तीसरा जो उन्होंने पॉइंट है, तीसरी बात जो कही स्लाइडेन और सचवान ने कि कोशिकाएं जो हैं वो कोशिकाओं से दूसरी जो कोशिका है वो उत्पन्न होती है, क्योंकि कोशिका से ही दूसरी कोशिका का फॉर्मेशन होता है। मींस सेल इज अराइजिंग फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल्स, मतलब कि कोशिका का, मान लो शरीर में अगर एक कोशिका है तो एक कोशिका के द्वारा ही दो कोशिकाएं, दो के द्वारा चार कोशिकाएं। तो इस प्रकार स्लाइडेन और स्वान ने ये कहा कि कोशिका के द्वारा ही कोशिकाओं का निर्माण होता है। और जीवन की सबसे छोटी इकाई भी क्या है? कोशिका है। जीवन की सबसे छोटी इकाई भी कोशिका होती है। फिर हम बात अगर करते हैं कोशिका के प्रकार के बारे में, तो टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार के बारे में, तो कोशिका के जो प्रकार हैं वो कोशिका दो प्रकार की होती है। कोशिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है कोशिका। एक होती है आपकी
यूकैरियोटिक कोशिका, और सेकंड होती है आपकी प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, एक अब आपके लिए एक क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक से कि एक इनका कोई मेजर डिफरेंस हमें बताओ। मेजर डिफरेंस आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर डालिएगा अगर आप लोग ऑनलाइन है, क्लास पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप जब तक थोड़ा पढ़ेंगे नहीं अपने मन से तब तक ये बहुत ही कम आपको समझ में आएगा, तो आपको भी साथ में पढ़ना होगा मेरे। तो आप यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल का एक मेजर डिफरेंस बताएंगे कमेंट बॉक्स पर, ठीक है। और आज जो है आज इतना ही रखते हैं, कल जो है कल कोशिका के प्रकार टॉपिक से ही हम स्टार्ट करेंगे, और जो क्वेश्चन आपसे पुटअप किया इस क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर दीजिएगा। और कल जो क्लास होगी आपकी, कल जो मेरी क्लास होगी वो 1:30 बजे ही होगी, और ऋषि सर आपकी पुनः क्लास जो उनका टाइम है 1 बजे, वो 1 बजे ही लेंगे आके, ठीक है। गुड आफ्टरनून।